हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। जुलाई में आपका एग्जाम है, फर्स्ट वीक में ही। तो जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे। आज आपका 10 तारीख हो गया है। ये सिविक्स वाला पोर्शन है आपका नागरिक शास्त्र का। इसकी आपकी 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज जो आपकी है वो क्लास 7 है। इससे पहले की क्लासेस में आपको मैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। यातायात के क्या नियम है उससे संबंधित। उससे पहली वाली क्लास में मैं संविधान को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस में आपका सिविक्स का भी कंप्लीट हो गया है। सुबह 11 बजे इसकी क्लास होती है और शाम को 5 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है। दोनों की क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी है या अगर आपने अब से भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू किया है और आप सीरियस हैं तो वो क्लासेस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या होता है? व्यवस्थापिका होता है जिसमें हम कानून को बनाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। आपने देखा है कि भारत में बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ये कानून कौन बनाता है? राज्यसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, संघ सूची क्या होती है, उत्तर प्रदेश की क्या क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, कब चुनाव होते हैं, किस तरीके से ये पूरा एक होता है ना कि एक सिस्टम है ये। तो ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कि जो हमारे संविधान में कहा गया है भारत, भारत मतलब राज्यों का संघ। राज्यों के संघ को हम क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। और इसका अर्थ है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र में जितने भी राज्य हो गए या केंद्र शासित प्रदेशों से ये मिलकर बना है। मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और जितनी भी हमारी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? भारत बन जाता है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो जो केंद्र है या राज्य सरकार के जो अधिकार है वो संविधान के द्वारा निश्चित किए गए हैं। संविधान से रिलेटेड मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखना, उसमें संविधान के बारे में सब कुछ दिया गया है। अब ये संविधान निश्चित करता है कि संविधान में हमारे क्या क्या लिखे हुए हैं, कि केंद्र के और राज्य के क्या क्या अधिकार होंगे। अब भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए संघ है और राज्यों के जो काम है वो आपस में बटे हुए हैं। मतलब जो संघ की सरकार है वो कानून बनाती है और वो कानून पूरे देश के लिए बनाती है। और ऐसे मामलों या कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए ना होकर सभी राज्यों के लिए। वो जो कानून बनते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो जनरल होते हैं। कि अगर कोई कानून बनाया गया, अगर किसी ट्रैफिक रूल का कोई कानून बनाया गया है तो वो सिर्फ किसी एक स्टेट पे लागू नहीं होगा, वो जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं उन सबके ऊपर लागू होता है। अब संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों में किया गया है। अब ये क्या है? ये भारतीय संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण भी हैं। अब ये सूचियां कौन? 3 सूचियों की अगर हम बात करते हैं, 3 सूची में आपका पहला आता है संघ सूची, दूसरा आता है आपका राज्य सूची और तीसरा आपका आता है संवर्ती। अब संघ क्या होती है? अगर हम संघ की बात करते हैं तो विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अब इसमें से कुछ विषय यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आपका रेल हो गया, जल परिवहन हो गया, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक और तार, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। अब अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को होता है। अब संवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं, कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकती हैं, उनको संवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब इस सूची में जो दिए गए विषय हैं वो इस तरीके से हैं कि यदि संवर्ती सूची के किसी एक विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद हो जाता है, मतलब अगर संघ कुछ कह रहा है, राज्य कानून कुछ कह रहा है, तो संघ के कानून को मान्यता दी जाएगी, ना कि राज्य के कानून को। ठीक है। अब संविधान में, हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि भविष्य में नए विषय पर कानून बनाना होगा तो उस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को ही होगा। मतलब वो चीज सिर्फ संसद में ही हो सकती है अगर किसी नए विषय पर कानून बनाना है तो। ठीक है। अब अगर हम संवर्ती सूची के कतिपय विषय की बात करते हैं तो इसमें आपका चिकित्सा हो गया, अन्य व्यवसाय, शादी, मीडिया, किताबें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार, धार्मिक संस्थाएं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब आती है बात सरकार के अंग की। सरकार के क्या क्या अंग है? सरकार के 3 होते हैं। पहला उसमें आपका व्यवस्थापिका,
दूसरा उसमें आता है कार्यपालिका और तीसरा उसमें आता है आपका न्यायपालिका। अब अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो व्यवस्थापिका में आपका संसद हो गया, राज्य में आपका विधानमंडल है और काम उसका क्या है, कानून बनाना, व्यवस्थापिका का काम। कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं वो केंद्रीय है, ये राज्य पर है और इसका जो काम होता है कार्यपालिका वो होता है कानून लागू करना। न्यायपालिका की बात करते हैं तो वो मंत्रिपरिषद उसमें आता है या फिर उच्चतम न्यायालय उसमें आता है। और राज्य पे अगर हम बात करते हैं तो वो आपका मंत्रिपरिषद हो गया और उच्च न्यायालय इसमें आता है। इसका काम जो होता है वो है कानून का पालन कराना, वो न्यायपालिका का काम है। अब हम पढ़ते हैं संसद के बारे में। केंद्र की जो व्यवस्थापिका होती है उसको हम संसद कहते हैं। संसद का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है देश के लिए कानून का निर्माण करना। अब भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं संसद की, तो यहाँ पर हो गया आपका, ये इसमें 3 चीज़ें आती हैं। इसमें आपका आता है राष्ट्रपति, इसमें आपका आता है लोकसभा और यहाँ पर आपका आता है राज्यसभा। तो इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा संसद बन जाता है। ठीक है? ये आपका यहाँ पर है संसद भवन, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा और संसद का को हम क्या कहते हैं? उसको हम निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इलेक्शन होता है, उसके बाद चुनाव होता है। पूरे देश में अलग-अलग क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है और हर हिस्से में लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर चुनाव होते हैं। अब चुनाव जब सदस्य चुन जाते हैं तो वो लोकसभा में आ जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम जो संख्या होती है सदस्यों की वो होती है 552। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो उसमें 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत हुए हैं। अब चुनाव में जो रहने वाले होते हैं वो 18 साल या उससे ऊपर आयु के लोग होने चाहिए जो वोट डाल सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं। अब वही लोकसभा का सदस्य बनता है। अब मतलब चुनाव जिस तरीके से लड़े जाते हैं, अब चुनाव में क्या होता है भई, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ही तो लोकसभा का सदस्य बनेगा। तो वही वाली बात है। अब उम्मीदवारों को हमने बहुत जगह पे देखा भी हुआ है भाषण देते हुए या नारे लगाते हुए। क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो? भारत के नागरिक होने चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा की आपकी आयु होनी चाहिए, किसी सरकारी पद पर आप नहीं होनी चाहिए और आप पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये सारी योग्यताएँ हैं तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इससे पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो। अब लोकसभा के पदाधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी सदस्य होते हैं वो बहुमत से अपना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं और ये क्या होते हैं, ये इन्हीं सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। अब बैठकों के दौरान लोकसभा की जितनी भी कार्रवाई होती है वो अध्यक्ष करते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन जब बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष की कार्रवाई का जो नियंत्रण होता है वो संचालन किया जाता है। अगर अध्यक्ष नहीं है किसी केस में तो वो सारे काम उपाध्यक्ष करता है। और अगर लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को ना चाहे तो वो उसको हटा भी सकता है कि भाई हमें ये अध्यक्ष नहीं चाहिए, हम वोटिंग करेंगे और उसको हटा देंगे। अब लोकसभा के अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो साल में 2 बार होनी चाहिए और दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के क्या-क्या कार्य होते हैं? लोकसभा का कार्य होता है कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर जो कर लगाए गए हैं, टैक्स जो लगाए गए हैं, उनका खर्चों का निर्णय लेना। ये सारे कार्य लोकसभा के होते हैं। इसके बाद आपका आता है राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते थे। इसकी जो संख्या होती है वो 250 होती है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि कोई साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार, समाज सेवी, इनको नामांकित करते हैं राष्ट्रपति जी। अब बाकी जितने भी सदस्य वो हो गए, उनका चुनाव राज्य या दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इनका चुनाव जो होता है वो सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं और लोकसभा के जितने भी सदस्यों का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। अब राज्यसभा के सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा हो और बाकी की सारी योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए होनी चाहिए।
और एक सदस्य वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, या तो लोकसभा का रहेगा या फिर राज्यसभा का रहेगा। अब संसद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस तरीके से जो राज्यसभा होती है, वो कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्थायी सदन कौन-सी होती है, लोकसभा या राज्यसभा, तो राज्यसभा स्थायी सदन होती है। अब राज्यसभा के अगर हम अधिकारियों पदाधिकारियों की बात करते हैं, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अब राज्यसभा की अगर हम कार्यवाही का संचालन करते हैं तो सभापति उपस्थित नहीं रहता है, बल्कि उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। ये जो चैप्टर है नागरिक शास्त्र में, इसमें कुछ मैं बेसिक चीजें बता देती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए और आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यसभा के जो सदस्य इस टाइम पे वो कौन है, अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम है। उसके बाद बात आती है अधिवेशन की। बैठक की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा भी वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक होता है। 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अब राज्यसभा के क्या-क्या काम होते हैं? अब जैसे लोकसभा, राज्यसभा भी कानून बनाने का कार्य करती है। जैसे लोकसभा कार्य करती है कानून बनाने का, वैसे ही राज्यसभा का भी काम होता है। लेकिन दोनों सदनों के द्वारा जब कोई भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। सपोज यहाँ पे मैंने कोई कानून लिखा है, मैं किसी से भी चीज से भी रिलेटेड महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना चाहती हूँ, तो ये कानून को पहले मैं लोकसभा में लेके जाऊंगी, फिर राज्यसभा में लेके जाऊंगी। दोनों सदनों से अगर ये पास हो जाता है तो फिर ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। जब ये सिग्नेचर कर देंगे तो ये कानून लागू हो जाएगा। ठीक है। अब कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? अब संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है देश के लिए कानून बनाना और कानून को बदलना। जिस तरीके से कानून बनाना होता है उसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसको हम विधेयक ठप्सा कहते हैं। अब ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, या तो साधारण होता है या धन होता है, धन विधेयक होता है। कानून प्रक्रिया बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है इस तरीके से। अगर आप साधारण विधेयक बना रहे हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में वो पेश किया जाता है, और विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, इतने सारे सदस्यों में से कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। और ये जो प्रक्रिया होती है 3 चरण में होती है, 3 वाचन में होती है। पहला वाचन क्या होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष विधेयक के पेश करने की पहले वो अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं। उसके बाद वो विधेयक पेश किया जाता है। हर सदस्य को विधेयक की एक-एक प्रति दी जाती है, मतलब एक फोटोकॉपी हर सदस्य के पास होती है जो लोकसभा का सदस्य होता है। उसके बाद सब उसके बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, और कुछ समय बाद का समय तय किया जाता है कि अब कुछ टाइम बाद हम इसके ऊपर दोबारा एक तरीके से डिस्कशन करेंगे। ये होता है आपका पहला वाचन। दूसरा वाचन क्या हो जाता है, जब कुछ दिनों बाद हमने जो डेट डिसाइड करी होती है कि भाई हम इस पे दोबारा से पढ़ेंगे, बारीकी से फिर वो फिर से पढ़ा जाता है। फिर से उसका एनालिसिस किया जाता है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, ज़रूरी संशोधन चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये आपके दूसरे वाचन में होते हैं। उसके बाद आता है तीसरा वाचन। तीसरे वाचन में क्या होता है, जो उसका एक तरीके से प्रारूप निश्चित हो जाता है दूसरे वाचन के बाद ही, और जितने भी विधेयक होते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं या उनको अस्वीकार भी करना होता है, तो उसके ऊपर चर्चा होती है। भाई आप अस्वीकार कर रहे हैं इसको, तो क्यों कर रहे हैं? तो इस टाइम पर जो होता है कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता। अब इस सदन का जो बहुमत होता है वो समर्थन कर देता है और विधेयक पारित हो जाता है। जब ये दोनों सदनों से विधेयक पारित हो वो स्वीकार किया जाता है, वो दूसरे सदन में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अब दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस से ही गुजरता है। अभी तक ये लोकसभा वाली चीजें चल रही थी, फिर यहाँ से जब ये पास हो जाता है तो फिर ये जाता है राज्यसभा में। यहाँ पे ये सारा पास हो जाता है। जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है स्वीकृति के लिए, और राष्ट्रपति जब उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तब वो कानून बन जाता है। अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके क्या-क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो वो सदन में पारित हो जाता है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले वो विधेयक में के साथ पारित होना बहुत जरूरी होता है। अगर जब मत लिए जाते हैं और सभा का सभापति अगर अपना मत नहीं देता है
तो विधेयक के पक्ष और विपक्ष के बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। मतलब उसका जो उस टाइम पे जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो निर्णायक होगा। और अगर हम साधारण विधेयक की बात करते हैं तो एक सदन से पारित हो जाता है, दूसरे सदन से अगर वो पारित नहीं हो पाता है तो फिर समस्या हो जाती है। तो इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त एक बैठक बिठाता है, फिर उसमें चर्चा होती है कि भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अब उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझाव सहित वापस लोकसभा में भेज देता है, फिर लोकसभा वहीं पर उसको समाप्त कर देती है। वही विधेयक लोकसभा के द्वारा दोबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर और राष्ट्रपति अपने फिर उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। ये पूरा एक तरीके से प्रोसेस होता है साधारण विधेयक का। उसके बाद आता है आपका धन विधेयक। धन विधेयक का प्रोसेस क्या होता है, ये क्या मेनली होता है, ये खर्चे और आमदनी से जुड़ी हुई बातें होती है, जैसे कि आपका बजट हो गया, तो इसकी प्रक्रिया के लिए कुछ अलग है। जैसे कि ये ऐसे जो विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं और ये पहले हमेशा लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं और लोकसभा ही इन विधायकों पर मत दे सकती है। मतलब विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं और राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाएंगे। मतलब उसमें क्या था, साधारण विधेयक में तो ये था कि पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में बराबर चर्चा हो रही है, पूरा प्रोसेस यहाँ भी लेना है, पूरा प्रोसेस यहाँ भी देना है। अगर इसमें पारित हो गया, इसमें पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति दोनों की बैठक बुलाएगा और फिर यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो लोकसभा में ही ये सारी चीजें होती हैं, राज्यसभा में ये सिर्फ चर्चा के लिए जाता है। अब राज्यसभा जो होती है वो केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक को अपने पास रख सकती है, उसके बाद वो नहीं रख सकती। अब लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं और बहुमत से ही विधेयक पारित भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कानून अगर हमें बनाना है तो उसको बनाने के लिए कितना बड़ा और कितना लंबा प्रोसेस है। हर इंडिविजुअल सदस्य का असहमत होना भी इसमें जरूरी होता है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम है, तो इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। यहाँ जो व्यवस्थापिका होती है उसको हम विधानमंडल कहते हैं उत्तर प्रदेश में। यह राज्यपाल, विधानसभा या विधान परिषद से मिलकर बनती है। इसमें जो विधानमंडल होता है उसमें राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है। अब विधानसभा में क्या हो गया, 403 सदस्य होते हैं जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य का जो मनोनयन राज्यपाल आंगल भारतीय समुदाय से कर सकता है। अब वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष से उससे ज्यादा होनी चाहिए और जो सदस्य चुने जाते हैं उनको हम एमएलए कहते हैं। क्यों कहते हैं ना भाई, आइए यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमएलए, वो वाली चीज है। अब सभी सदस्य मिलकर अपने बीच एक ही अध्यक्ष या एक ही उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं। मतलब सबने चुनाव हो गए कि भाई इसमें से ये एक हो गया अध्यक्ष, ये हो गया उपाध्यक्ष, सिंपल। अब विधानसभा का जो गठन होता है वो 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन जो मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है। पहले उसमें कौन सा था, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता था। यहाँ पर मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल इसे भंग कर सकता है विधानसभा को। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, 100। 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा, 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष से उससे ज्यादा होनी चाहिए और विधान परिषद के सदस्यों को विधायक कहा जाता है या फिर एमएलसी भी कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। लोकसभा में और राज्यसभा में कौन स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। और अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो इसके सदस्यों को चुनाव 6 वर्ष में किया जाता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। विधानमंडल का जो मुख्य कार्य होता है वो कानून बनाना होता है। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद ही कानून बन जाता है। और हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अभी मैंने आपको बताया था वो संख्या 100 है। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में मैंने अभी बताया। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत ही बेसिक्स हैं, चैप्टर से रिलेटेड हैं।
अगर आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ईज़िली आप समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो आपके पास जो जानकारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो क्लियर होनी चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।